आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। सो पहले बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का 22nd लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं, 22वां लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स को देखा था, है ना? याद आया नहीं यार? और फिर उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, याद है? तो आज बेटा हम लोग जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डेटिंग की बात करेंगे कि डेटिंग क्या होती है। अब ये डेट खजूरे नहीं है जो आप खाते हैं, या ये वो डेट नहीं है जो आमतौर पर हमारे मुआशरे में, हाँ जी, उम्र का पता लगाना, ये डेटिंग वो डेटिंग है, ठीक है? तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है जरा गौर से पढ़िए। द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अमल। प्रोसेस का मतलब क्या है? एक अमल है, एक काम है ऑफ डिटरमाइनिंग। गौर से सुनिए, डिटरमाइन करने का मतलब होता है मालूम करना। किसको? द एज। किसको? उम्र को मालूम करना, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एज। अच्छा, किसकी एज पता करनी है? डेड ऑर्गेनिजम्स बाय कंपेयरिंग, क्या करके? मवाजना करके। अब जरा गौर से सुनना, ठीक है? हम लोग, मेरी बात गौर से सुनना, हम लोग क्या कर रहे हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स की, मुर्दा अजसाम की उम्र का पता लगा रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, फिरौन की लाश जो मिस्र के अंदर पड़ी हुई है, मिस्र के अजाब घर में पड़ी हुई है ना, अब उसकी एज का पता साइंटिस्ट ने कैसे लगा लिया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? इसी तरह किसी और डेड, कोई और मम्मी है, उसकी लाइफ का आपने पता करना है, उसकी एज आपने कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करनी है? बाय डेटिंग। तो डेटिंग के द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग आर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स बाय। ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो चीजें जो कभी जिंदा थी। ऑर्गेनिज्म कहता है जिंदा चीजों को, लेकिन वो डेड हो चुकी हैं, मुर्दा इजसाम बन चुके हैं। बाय अच्छा, मेजरमेंट की डेफिनेशन सबको याद है? मेजरमेंट ये क्या होता है? एक मुकाबला। क्या होता है? उसकी मिसाल में हमेशा मैं आपको क्या करता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स में से आपके पेरेंट आपको कोई फ्रूट्स, जैसे मैं आम की, मैंगो की एग्जांपल दिया करता हूँ, एक मैंगो बड़ा दे दें, एक छोटा दे दें, और आपकी छोटी बहन को दे दें और कहें कि एक तेरा और एक तेरी बड़ी बहन का, तो वो क्या करेगी? कंपेयर करेगी, देखेगी। तो बड़ा वाला आपको दे देगी, छोटा वाला खुद रख लेगी, है ना? कितनी अच्छी बहन है आपकी, है ना? व्हाट शी विल डू? शी विल कंपेयर, वो मुकाबला करेगी, इधर देख ऐसे ऐसे, किसका साइज बड़ा है भाई जी, इधर वॉल्यूम कंपेयर होगा, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा होगी वो छोटी, लेकिन जेब में बड़ा डालेंगे। चलो भाई, और जाकर कहेंगे भाजी आपके लिए अम्मी ने ना ये भेजा। तो ये क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। एक बच्ची कहती है सर मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, मैं ज्यादा ज़हीन हूँ। दूसरी कहती है मैंने टेस्ट ले लिया। अब जिसके मार्क्स ज्यादा आगे, जो ज्यादा सवाल के जवाब आते हैं कि मेरे नजदीक, तो फिर वो बच्ची अक्लमंद होगी। मुकाबला। अब कपड़ा मापते हैं, मीटर रॉड के साथ कपड़े का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मुकाबला करते हैं। उस मुकाबले से आपको पता चलता है कि ये कपड़ा मीटर रॉड के मुकाबले में बड़ा है या छोटा। तो कितने मीटर कपड़ा? 10 मीटर कपड़ा, तो इसका मतलब मीटर के मुकाबले में 10 गुना बड़ा है वो। नहीं समझ आ रहा ना? सो बेटा जी, कहीं पे भी आप किसी चीज को तोल रहे हैं, एक साइड पे आपने क्या रखे हैं? केजी के बार्स रखे हुए हैं, दूसरी साइड पे आपका डाल रहे हैं, सब्जी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हो? मुकाबला कर रहे हैं? नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? तो बेटा जी हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, यहाँ पे मुकाबला करना है। क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। कैसे मालूम करेंगे? बाय कंपेयरिंग, मुकाबला करके मेजर करेंगे। सुन रहे हो? बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। किसकी मिकदार? एक्टिविटी का मतलब क्या है? अमल अंगेजी, मौजूदगी। समझ आया? अब मेरी बॉडी में कार्बन 14 क्या ज्यादा? मैं हर रोज रोटी खाता हूँ, मैं मछली खाता हूँ, मैं गोश्त खाता हूँ, तो मेरी बॉडी में कार्बन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना जी। और जो चीज मर चुकी है उसकी बॉडी में कार्बन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो मुसलसल कम होता रहेगा।
डीके के अमल से कम होता रहेगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना कार्बन 14 की एक्टिविटी को इन दियर स्कल्स। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, खोपड़ी में, एंड टिश्यूज, और उसकी जो बॉडी के टिश्यूज है उनके अंदर, विद एक्टिविटी ऑफ लिविंग टिश्यूज, जिंदा जिस्म में मौजूद जो टिश्यूज हैं उनके अंदर कार्बन 14 की जो मिकदार है उसकी एक्टिविटी का मुकाबला हमने करना किससे? डेड ऑर्गेनिज्म में मौजूद कार्बन 14 की एक्टिविटी की मिकदार से। मुकाबला करके पता चल जाएगा कि इस जानदार को मरे हुए कितने साल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटिंग। अभी बात समझ नहीं है क्या मैंने कहा? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। डीए से मुराद कौन है? डेड ऑर्गेनिज्म। समझ आया? उनके स्कल्स और टिश्यूज के अंदर मौजूद कार्बन 14 जो है उसकी एक्टिविटी का हमने मवाजना करना किसके साथ? एक्टिविटी इज कॉल्ड डेटिंग। देखो हमारी बॉडी में भी कार्बन 14 है, मुर्दा जिस्म में भी कार्बन 14 है। अब उसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी और हमारी बॉडी में कार्बन 14 की एक्टिविटी दोनों डिफरेंट है। हमें दोनों का मुकाबला करना कि उसमें कार्बन 14 की मिकदार कितनी है और हमारी बॉडी में कार्बन 14 की मिकदार कितनी है। इन दोनों का मुवाजना करके हमारी बॉडी में कितनी ज्यादा और उसमें कितनी कम है। जब आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, उस वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेशंस लगाएंगे, हमें डेड ऑर्गेनिज्म की लाइफ पता चल जाएगी। बात समझ आ गई? ये नहीं है बच्चे, बात समझ आ गई आपको? दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एज। अब ये कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को फिर 10वीं क्लास में रहना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, वहां पे आपको डेटिंग की एग्जांपल्स भी मैं करवाऊंगा, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ इतना ही काफी है कि डेटिंग है क्या। डेटिंग आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी सुन ले, ये एक इल्म है माहिर आसार कदीमा, जो आपके मुर्दा अजसाम है, ममीज हैं, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, आपकी पुरानी इमारतें हैं, समझ आया? इन तमाम चीजों की जो स्टडी होगी, जो लोग इनको पढ़ेंगे, दे आर सेड टू बी द आर्कियोलॉजिस्ट, एंड द स्टडी ऑफ दीज मटेरियल्स और दीज स्पेसिमेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। क्या जी? द स्टडी ऑफ पार्ट्स। ये मुतालिया है, ये जानकारी है किसकी? पार्ट्स की ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के, एंड कल्चर और हमारी सिकाफत के। अरे मुझे एक बात बताओ, आज से 1000 साल पहले भी लोग उन्हीं चीजों पे सफर करते थे जिन पे हम सफर करते हैं। 1000 साल पहले तो हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, आज के प्राडो का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। उससे हम लोग खच्चरों पे, घोड़ों पे सफर किया करते थे। कल्चर की स्टडी, सकाफत की स्टडी, समझ आ गया? त्योहारों की स्टडी, इंसानी जो याद रखना जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों की और उसकी सकाफत की बाय द डिस्कवरी ऑफ, किसके तरीके से? अब से पता है रिकवरी, किसके तरीके से? रिकवरी का मतलब क्या? बहाली, बहाली से, एंड एग्जामिनेशन और मुआयने से हमने इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनका और इंसान की सकाफत का मुआयना करना है, मुतालिया करना है। कैसे? रिकवर करके, दोबारा बहाल करके और मुआयना करके। किसका? आप रिमेनिंग मटीरियल जो बाकियात है, जैसे फोसिल्स है ना, फोसिल्स मुर्दा इजसाम के जो हिस्से हैं उनका मुतालिया करके, इसको आर्कियोलॉजी। पुराने मुर्दा इजसाम जो हैं, जो उनकी बाकियात हैं, जो उनके कुछ हिस्से पीछे बच जाते हैं, ऐसे ही है ना, मरने के बाद जानदार मिट्टी में दफन हो जाते हैं, उनका गोश्त पोस्ट तो सड़ जाता है, लेकिन पीछे हड्डियां पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, इनको फोसिल्स कहते हैं। उन फोसिल्स का को पहली बात तो रिकवर करके, फिर उनका मुतालिया करके, उनका मायना करके हम लोग क्या करते हैं, इंसानी जिंदगी के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो इंसानी सकाफत है, हम उसका मुतालिया करते हैं। दिस स्टडी इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। इस अमल को आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया? आपके बुक पे डेटिंग का ये लिखा हुआ, कार्बन 14 इज यूज्ड। अब आपके बुक के ऊपर से ये एक्सप्लेनेशन है, डेटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है आपकी बुक पे? कार्बन 14 इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस।
कार्बन 14 ये कार्बन का वो आइसोटोप है जिसका मास नंबर कितना है? 14 है। उसका मास नंबर कितना है? 14। और मास नंबर से क्या मुराद होता है मुझे बताएगा अहमद? न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट्स कॉल्ड इट्स मास नंबर। तो इस कार्बन का मास नंबर कितना होगा? 14। इज यूज्ड टू एस्टिमेट, इज यूज्ड ये इस्तेमाल होता है टू एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या? जब तक इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आएंगे बात आपके ज़हन में नहीं बैठेगी। एस्टिमेट का मतलब होता है पता लगाना या कैलकुलेट करना या हिसाब किताब लगाना या अंदाजा लगाना। तो ये इस्तेमाल होता है पता करने के लिए, समझ आ गया? द एज, उम्र का, ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, किन की एज का? उन चीजों की, उन अशिया की उम्र का जिनके अंदर कार्बन मौजूद होती है। तो मैंने आपको जवाब दिया, दुनिया का कोई जानदार उठा ले, दुनिया का उसमें 4 किस्म के कंपाउंड्स लाजमन मौजूद होंगे। मैंने उनके नाम कल आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। सुन ले, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये वो 4 कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स की चेंज इस्तेमाल होती है। अगर कार्बन इन कंपाउंड्स के अंदर ना हो तो लिविंग थिंग्स का वजूद ही खत्म हो जाए। आप जो रोटी खाते हैं ना, रोटी, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी का फ्यूल है, प्रोटीन्स आपकी बॉडी की ईंटें हैं। आपकी हड्डियां, आपके नाखून प्रोटीन से बने हैं, आपके बाल प्रोटीन से बने हैं, आपके नाक की हड्डी प्रोटीन से बनी है। नहीं समझ आ रहा? आपकी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन है। नहीं समझ आया? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स आपकी खुराक है, आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, आपको एनर्जाइज करते हैं। प्रोटीन्स आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुन रहे हो? लिपिड्स जिसमें आपके ऑयल्स और फैट्स, ये खाते हो, घी खाते हो, घी, ये आपका फैट है जिसे हम लिपिड कहते हैं। ऑयल्स खाते हो, नहीं खाते? ये आपके लिपिड्स हैं, ठीक है? इससे भी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये भी एनर्जाइजिंग मॉलिक्यूल है। सुन रहे हो? और दूसरी बात बेटा, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं आपकी बॉडी को? चर्बी, जो ना चर्बी, आपकी खाल के नीचे चर्बी की क्या होती है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार रखती है। तो ये जो आपके लिपिड्स हैं, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं और इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नहीं समझ आ रही मेरी बात? समझ आया ना? तो ये मैं क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं आपकी बॉडी के, जो आपके लिपिड्स हैं। समझ आया? प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, प्रोटेक्शन मटेरियल। आखिर पे बचे न्यूक्लिक एसिड्स। अब मैं आपको कहता हूँ आपके बच्चे भैंस जैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आम के दरख्त पे कभी अंगूर लगेंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या न्यूक्लिक एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो वालिदैन की इंफॉर्मेशन को बच्चों में मुंतकिल करते हैं। आपके बच्चे कैसे होंगे? न्यूक्लिक एसिड्स को पता है, और आपके बच्चे बिल्कुल आप जैसे होंगे, ये भी न्यूक्लिक एसिड को पता है। इंसान का बच्चा इंसान जैसा होगा। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर किसी भी जानदार के बनने की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है। क्या? स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। बॉडी स्ट्रक्चर की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उसके सारे फार्मूले न्यूक्लिक एसिड्स में मौजूद होते हैं। आपकी बॉडी की हार्ड डिस्क आपके न्यूक्लिक एसिड्स है। समझे आप? इसकी 2 किस्में होती हैं, RNA, DNA। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज मॉलिक्यूल। पिछले में भी की थी, आज भी इसी के बारे में। जिसने इनके बारे में डिटेल में सुनना हो वो 10वीं क्लास के लेक्चर सुन ले, सब पता चल जाएगा। लेकिन जब 10वीं में जाना तो फिर बात पता चल गया ना, इतना काफी है। जब 10वीं में जाओगे सारा पता चल जाएगा। अब बात समझ आई? आपकी बॉडी मैक्सिमम कार्बन से बनी है। समझ आ गई? कार्बन की लंबी लंबी चेन से। आप कहते हैं दरख्त का जिस्म भी मैक्सिमम कार्बन की चेन है। जितने भी जिंदा जानदार हैं या वो मर चुके हैं, उनकी बॉडीज किससे मिलकर बनी है? कार्बन से। बात समझे नहीं समझे? अच्छा, तो कार्बन 14 एक आइसोटोप है कार्बन का, जो कि इस्तेमाल होता है किस प्रोसेस में? डेटिंग में, एज कैलकुलेट करने में उन मादा जात की, उन अशिया की जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। क्लियर हो गया? कार्बन एटम सर्कुलेट। कार्बन एटम्स क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं, चक्कर काटते हैं। क्या करते हैं? बिटवीन द ओशंस एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, समंदर और जिंदा चीजों के दरमियान। अब आप पता क्या कर दो, मेरी बात गौर से सुनो। जब आप मरोगे आपकी बॉडी डिकम्पोज होगी, मिट्टी में मिल जाएगी। उस मिट्टी को पानी बहा के कहाँ ले जाएगा? नहीं समझे?
समझ आ नहीं है? समंदर के अंदर वो मिर्ची जो होगी उसको समुद्री जानदार अपनी खुराक बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और उन जानदारों को, मेरी बात समझ आ रही है, जो पौधे होंगे उन पौधों को जानवर खाएंगे। जानवर में मछली भी शामिल है, मछली की बॉडी में कार्बन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? उस मछली को फिर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में कार्बन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? फिर आप मर जाएंगे। फिर समंदर में पौधों की ग़िज़ा, पौधे को मछली ने खाया, मछली को आपने खा लिया, तो दिन ब दिन आपके अंदर कार्बन 14 बढ़ रही है कम हो रही है? मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझे ना? तो कार्बन के एटम्स जो बेटा ये सर्कुलेट करते हैं, चक्कर काटते हैं बिटवीन द ओशंस, समुद्रों एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जिंदा इजसाम के दरमियान में एट ए रेट, एक रफ्तार से, एक वेरी मच फास्टर, एक ऐसी रफ्तार के साथ जो बहुत तेज है। देन दे डिके, किससे? उस रफ्तार से बहुत ज्यादा तेज जिस रफ्तार के साथ कार्बन 14 के एटम डिके करते हैं। डिके का मैंने आपको क्या मतलब बताया था? डिके का मतलब ये है कि एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाए। यूरेनियम किस में गया था? थोरियम, हीलियम इमिट करके। मेरी बात सुन रहे हो नहीं? इसी तरह बेटा जो आपका कार्बन 14 है, सुन रहे हो, अगर वो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो किस में जाएगा? अगर कार्बन, सुन लेना, अगर कार्बन एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है कार्बन 14, तो वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। किसमें? बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो किसमें चेंज हो जाता है? हमें बात गौर से सुन लो, ये है कार्बन 14, ये डिके का अमल है। डिके में क्या होता है? कार्बन 14, मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 6। जैसे ही बेटा ये बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इस पे चार्ज कितना होता है? -1। मास कितना होता है? 0। अब जो नया एटम आएगा उसका मास नंबर कितना होगा? मास नंबर में कमी आएगी? नहीं आएगी ना, उसका मास नंबर 14 ही होगा। उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 बढ़ जाएगा, वो 7 हो जाएगा, और उसका नाम क्या? नाइट्रोजन। अब इनके मासेस को 7 में से 1 का आंसर कितना आएगा? 6 आएगा नहीं आएगा? 14 प्लस 0 14 ही रहेगा ना। तो बेटा कार्बन का एक एटम जो है ना, कार्बन 14, वो बीटा पार्टिकल इमिट करके, ये बीटा पार्टिकल है, कौन पार्टिकल है? बीटा पार्टिकल। एक बीटा पार्टिकल इमिट करके वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? नहीं, बात समझ नहीं आ रही है? नहीं आ रही बेटा? आपको आई है बात समझ? दिस इज द जनरल इक्वेशन भी दे दूं आपको। जब किसी भी एलिमेंट से बीटा पार्टिकल इमिट होगा ना, तो एंडा से बेटा आपने ये बात, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल की जनरल इक्वेशन सुन लो। इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, बेटा आपका कोई एटम है, उसका नाम है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर ए है और मास नंबर, ये कोई नंबर होगा, ठीक है ना? जैसे मैंने कार्बन 14 लिखा और एटॉमिक नंबर 6 लिख दिया, तो ये ए इसका एटॉमिक मास नंबर है और जेड इसका एटॉमिक नंबर है। जब एक एटम से बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो वाई में चेंज हो जाता है। अब वो एक्स नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? कोई नया एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है? बीटा पार्टिकल क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है और मास उसका 0 ना होने के बराबर, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का मैंने एटॉमिक नंबर ऐड करना, आंसर Z आना चाहिए, तो Z में मैं एक ऐड कर दूं ना, Z + 1 - 1 काट के आंसर क्या आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? तो याद रखना बेटा जी, ये जो आपका जब बीटा पार्टिकल किसी भी एटम से इमिट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है और मास नंबर वही रहता है, मास नंबर। अब कार्बन 14 अगर बीटा पार्टिकल इमिट कर दे तो बेटा नाम क्या आपका? रोहिना। मुझे ये बताएं एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, तो 6 से क्या बन जाएगा? 7। मास नंबर वही रहेगा, वो क्या रहेगा? 14। बेटा पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा, वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 7 है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। समझ आ गया? जब भी किसी एटम से बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो वो किसी नए एलिमेंट में चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड डिके ऑफ, इसको क्या कहते हैं? कार्बन 14। नहीं समझ आया? अब कार्बन 14 जो आपकी बॉडी में मौजूद है, सुन रहे हो, वो वक्त के साथ साथ क्या करेगा? क्या करेगा? किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन में।
होगा नहीं होगा? अब एक जानदार मर गया ना, मैं अपने जिस्म की बात नहीं कर रहा, वो जानदार जो मर गया, अब उसकी बॉडी के अंदर ग़िज़ा के जरिए से कार्बन प्रोटीन जाएगा? भाई वो मर गया ना यार, तो क्या वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो अब उसकी बॉडी में कार्बन प्रोटीन ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट हो गया। सोच लो, बढ़ेगा नहीं, क्यों? वो बेटा फूड ही नहीं लेगा ना, तो मजीद कार्बन प्रोटीन अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मजे की बात है, डिके का प्रोसेस तो होगा ना, तो वो कार्बन प्रोटीन जो उसकी बॉडी में मौजूद है वो किस में चेंज होगा? तो वक्त के साथ साथ कार्बन प्रोटीन क्या होता जा रहा है? किसमें जाता जा रहा है? अब बात समझ रही है? ये कह रहे हैं कि जो मुर्दा जिस्म होता है ना, आपकी बॉडी में तो रोज रोज क्या हो रहा है? कार्बन प्रोटीन बढ़ रहा है, लेकिन जो मुर्दा जिस्म है ना, उसके अंदर जो कार्बन प्रोटीन है वो डिके हो कम हो रहा नहीं हो रहा? ये कह रहे हैं कि कार्बन प्रोटीन की जो डिके होने की रफ्तार है, उसके मुकाबले में जो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन प्रोटीन के बढ़ने की मिकदार है वो बहुत ज्यादा होती है। डिके इतना तेज है जितना आप जल्दी खुराक खा के अपनी बॉडी में कार्बन प्रोटीन बढ़ा लेते हैं। अब बात समझ आ रहा? समझ आ रहा? कार्बन प्रोटीन की मिकदार जितना जल्दी जिंदा जानदार के जिस्म में बढ़ती है, उतना जल्दी मुर्दा जानदार के जिस्म में कम नहीं होती। तो मुर्दा जानदारों में क्या होगा? डिके होगा। आपकी बॉडी में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा? आपकी बॉडी में कार्बन प्रोटीन की मिकदार और मुर्दा जानदार में कार्बन प्रोटीन की मिकदार जो कि कम हो चुकी है, हम दोनों कैलकुलेट करते हैं और उससे हम एज कैलकुलेट कर लेते हैं किसकी? मुर्दा जिस्म। अब आगे चलूं? अल्फा पार्टिकल की इमिशन समझ आ गई? एक सवाल नहीं पूछोगे मुझसे, या मैं पूछ लूं? बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 क्यों बढ़ता है? देखिए, बीटा पार्टिकल इमिट हुआ ना, बीटा इमिट हुआ तो जो एटॉमिक नंबर पहले 6 था, कितना हो गया? मास नंबर कोई नहीं बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ गया। मास नंबर कांस्टेंट रहता है। सवाल तो बनता था ना, लेकिन बेटा बिल्कुल ना पूछना, कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना? सवाल ना पूछना, बिल्कुल सवाल पूछना ही नहीं बेटा। हाँ, सोचना क्यों है? हम सोचने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं, सोचने के लिए थोड़ा पैदा हुए हम लोग। लेकिन एक बात गौर से सुन लो, अल्लाह करीम फरमाते हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहते हैं सोचने वालों के लिए सबक होता है, बेवकूफों के लिए नहीं। दिन रात के आने जाने में, जमीन आसमान के बनने में, अल्लाह कहता है निशानी है, अकल की बातें हैं। किन के लिए? अकल वालों के लिए, सोचने वालों के लिए, बेवकूफों के लिए नहीं। समझ आया? कह रहे हैं कार्बन के एटम सर्कुलेट करते हैं बिटवीन द ओशन एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ए रेट, एक रफ्तार के साथ, वेरी मच फास्टर, जो कि बहुत तेज है बनिस्बत उस रफ्तार के जिससे आपके कार्बन के एटम डिके करते हैं। एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? द कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? यहां पे क्या? मिकदार, इर्तिकाज, ताकत, मिकदार किसकी? आप कार्बन 14 इन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा चीजें हैं, कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब आपको पता है कि ओशन और जानदारों के दरमियान में कार्बन 14 की जो सर्कुलेशन हो रही है वो इतनी तेज हो रही है, किसके मुकाबले में? कार्बन के डिके के मुकाबले बहुत तेज हो रही है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? कार्बन 14 की जो मिकदार है वो बढ़ती जाएगी इन द लिविंग थिंग्स, कीप्स ऑन, जारी रहती है इंक्रीजिंग बढ़ना। किसमें? जिंदा चीजों में। आफ्टर द डेथ ऑर्गेनिजम्स नो लॉन्गर पिक अप कार्बन 14। जो मुर्दा चीजें हैं वो मजीद कार्बन 14 को पिक नहीं करते, मतलब अपने जिस्म में लेके मजीद अपने अंदर लेके नहीं जाते। क्यों? मर चुके हैं ना, रोटी थोड़ी खाएंगे आप, फूड थोड़ी लेंगे आप, इसलिए उनकी बॉडी में कार्बन 14 नहीं बढ़ती। लेकिन जो आपके जिंदा जानदार है उनके जिस्म में बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहती है। समझ आ गया? लो बेटा, बात पूरी हो गई। बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी, आप और से सुनना, अब यहाँ बात पूरी होने लगी है कि अब हमने क्या करना है? मुकाबला करना है। मुर्दा जिस्म में जो कार्बन 14 की मिकदार हमने निकाल लेनी,
सुन रहे हो? अब जिंदा जिस्म में कार्बन 14 की मिकदार हमने निकाल लेनी है और उनका क्या करना है? मुकाबला। जिंदा जानदार में ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। जैसे एक जिंदा जानदार में कार्बन 14 के 100 एटम है और मुर्दा में कितने? 2। तो जिंदा में कितने ज्यादा है? 98। अब इससे हम लोग मुकाबला करेंगे, इससे हम मुकाबले से पता चल गया उसमें कितने ज्यादा है। तो बाय कंपेयरिंग, मुकाबला करके द एक्टिविटी, ठीक है, अमल अंगेजी, अमल का, समझ आया? आप ए सैंपल ऑफ स्कल, किसका? खोपड़ी का एक सैंपल लेना, ठीक है, उसके अंदर जो कार्बन 14 की एक्टिविटी है, जो उसकी मिकदार है, उसका मुकाबला करना है। या जॉ की जो एक हड्डी है, जानदार जो है ना, जो मुर्दा जानदार है, उसके जबड़े की एक हड्डी या उसकी खोपड़ी के एक सैंपल, एक टुकड़े के अंदर कार्बन 14 की एक्टिविटी का हमने मुकाबला करना है। किसके साथ? विद द एक्टिविटी ऑफ लिविंग टिश्यू। जिंदा जानदार के जिस्म में जो कोई भी टिश्यू है, आप उसकी कोई किसी जगह से एक गोश्त का टुकड़ा ही ले ले, उसमें कार्बन 14 की मिकदार के साथ, समझ आ नहीं? क्लियर हो गया? वी कैन एस्टिमेट, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, हम लोग हिसाब लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, हाउ लॉन्ग, कितनी देर, इट हैज बीन, हो चुकी है, नहीं समझ? हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, कितनी देर हो चुकी है, सिंस द ऑर्गेनिज्म डाइड। हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, कितनी देर हो चुकी है जब द ऑर्गेनिज्म डाइड, वो जानदार मरा था, तब से अब तक कितनी देर हो चुकी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, लोगे टोटल 3 जुमले हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले मैं कहना है आप कार्बन 14 यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, याद हो गया? दूसरे में कहना कार्बन एटम सर्कुलेट बिटवीन द ओशन एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ रेट वेरी मच फास्टर देन दे डिके। दूसरा जुमला भी याद हो गया। चलो फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। एज ए रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। यही है? यही है? वेरी गुड। आफ्टर द डेथ क्या होता है? आफ्टर द डेथ जो ऑर्गेनिजम्स नो लॉन्गर पिक अप द कार्बन 14, मजीद कार्बन 14 नहीं। 4 जुमले हो गए आपके। सबसे पहले, फिर उसके बाद में ओशन वाला जुमला है ना बाद वाला, और थर्ड जुमला क्या आया कि डेड ऑर्गेनिज्म मजीद कार्बन 14 लेती है, ऐसा ही है, और जिंदा में बढ़ती रहती है। तीसरा जुमला ये और चौथा ये पढ़ लिया। अब बेटा बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द स्कल इन a sample of skull or jawbone of what or jawbone with the activity of carbon 14 the living organisms, we can estimate how long it has been since the organisms died। ठीक है, बस जी, this process is called dating। ये टोटल 6 जुमले हैं आपके, इनको याद करो, लिखो। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटिंग। क्लियर हुआ बेटे? वो टॉपिक जिसका मुझे और आपको बड़ा शिद्दत के साथ इंतजार था, लेकिन वो टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इतना आसान है, इतना आसान है, पता चलूं। सबसे पहले बेटा आपको शेल की डेफिनेशन आनी चाहिए, वो आपको सब शेल की डेफिनेशन आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सब शेल्स कितनी है? 4। S P D। समझ आ गया? समझ आ गया? नहीं आ गया? सब शेल्स बिल्कुल लिखी है मैंने, सारा लिखा हुआ, मुझे पता क्या आप वो प्रिंसिपल क्या है, समझ आ गया? मोटी मोटी चीजें था। फिर बेटा बात गौर से सुनना, सुन रहे हो? पक्का? अच्छा, गौर से सुनना। फिर आपने कैपेसिटी बतानी है। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, और एफ में कितने आ सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2 आते हैं। 4 बढ़ाओ कितने हो गए? ये पी में आते हैं, 6 पी में आते हैं। फिर 4 बढ़ाओ कितने हो गए? ये डी में आते हैं। फिर 4 बढ़ाओ कितने हो गए? ये एफ में आते हैं। याद रहेगा? एसपीडीएफ याद हो गया, कैपेसिटी याद हो गई। अब मेरा बेटा ये एक की बनानी आपको आनी चाहिए, मैं सिखाऊंगा आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बस जिसको ये की बनानी आ गई ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ऐसे
कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये की बनानी आनी चाहिए। अब ये कैसे बनेगी, ये क्या हो गया, अब इतनी आसान है तो क्या होता है। ठीक है जी, इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान।